हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो सेशन है क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, उसका पार्ट 2 कवर करेगा। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक्स को समझा था, डेमोक्रेसी के बारे में समझा था और बेल्जियम की केस स्टडी को किया था। आज की क्लास में हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स रेडी कर लीजिए, उसके बाद ही आपके लिए ये वाला सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक जल्दी से एक नजर मार लेते हैं पिछली बार हमने क्या क्या कवर किया था। तो हमने केस स्टडी ऑफ बेल्जियम को कवर किया था, जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, वहां की एथनिक डिवीजन के बारे में पढ़ा था, वहां पे बेल्जियन मॉडल जो निकला था वो कैसे निकला था, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे और उन्होंने उसमें क्या क्या चेंजेस किए थे, ये सारे हमने कवर किए थे। जिससे बेल्जियन की जो एथनिक डिवीजन की जो प्रॉब्लम थी, जो आपस में वहां पे फ्रेंच वर्सेस डच जो एक वॉर टाइप सिचुएशन बननी शुरू हो गई थी, वो कैसे पीसफुली सॉल्व हो गई थी विदाउट एनी डिस्प्यूट। अब हमने आज की क्लास में जो कवर करना है वो केस स्टडी ऑफ श्रीलंका करनी है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें, यहां पे आप मैप में देख सकते हो कि ये हमारा श्रीलंका है। अगर मैं इसके जो मैप है उसको डायरेक्शंस में डिवाइड कर दूं तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में अगर डिवाइड कर दें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो नॉर्थ का एरिया है और जो ईस्ट का एरिया है, ये नॉर्थ एंड ईस्ट के जितने भी एरियाज हैं, इन एरियाज में जो ज्यादातर लोग रहते थे वो थे तमिल स्पीकिंग पीपल। यानी कि बेल्जियम की केस स्टडी की जब हमने की थी तो हमने देखा था जो एथनिक डिवीजन है उसमें मेन जो बात हो रही है वो लैंग्वेज की, यानी कि भाषा की बात हो रही है। तो यहां पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ रीजन में और ईस्ट रीजन में जो लोग रह रहे हैं वो तमिल स्पीकिंग लोग हैं। और मेजोरिटी में जो लोग रह रहे हैं, यानी कि जो लोग मेजोरिटी वाले हैं या फिर जो लोग बहुसंख्यक हैं, यानी कि ज्यादा संख्या में हैं इस कंट्री के अंदर, वो लोग हैं सिन्हला स्पीकिंग। सिन्हला भी वहां की एक क्या है, लैंग्वेज है। और सिन्हला लोग बोलने वाले लोग क्या है, मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक है, यानी ज्यादा संख्यक। आप यहां पे देख सकते हो कि सिन्हला स्पीकर्स जो वहां पे हैं वो 74% हैं और 18% लोग कौन है, तमिल स्पीकिंग है। और इन 18% तमिल स्पीकिंग में भी 13% जो लोग हैं उनको बोल दिया जाता है कि वो श्रीलंकन तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल हैं। और जो बाकी के 5% लोग हैं वो इंडियन तमिल हैं, वो इंडियन तमिल हैं। वो फिर वो श्रीलंका में क्या कर रहे हैं, अगर वो इंडिया में वो क्यों नहीं है। जब ब्रिटिश टाइम था, जब ब्रिटिश पीरियड था, यानी कि जब हम आजाद नहीं हुए थे, उस काल में काफी सारे ब्रिटिशर्स ने जो तमिल रीजन में काफी सारे इंडियंस थे उनको, क्योंकि श्रीलंका में वहां पे जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको प्लांटेशन वर्कर्स की काफी कमी थी, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तमिल रीजन से, तमिलनाडु के रीजन से जितने भी इंडियंस रहते थे, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ही पास पड़ता है श्रीलंका के, तो उनको श्रीलंका में भेज दिया था। यानी कि इंडियन तमिल वो थे कि जो रहने वाले इंडिया के थे, बट काम के सिलसिले में अब वो कहां पे जाके श्रीलंका में चले गए। और जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ तो यहां से हमें एक और क्या चीज पता चली कि 1948 में श्रीलंका की क्या होती है, इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि आजादी उसको मिल जाती है ब्रिटिश रूल से। उसके बाद से ये जो इंडियंस वहां पे काम के लिए गए हुए थे, तो अब ये वहां के ही सिटीजन बन चुके थे एज ए प्लांटेशन वर्कर जो ब्रिटिश पीरियड में गए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर। तो यह चीज हमें समझ आ गई, तमिल स्पीकिंग लोग और ज्यादा संख्या में कौन है, सिन्हला स्पीकिंग लोग। लेकिन यहां पे सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहां पे रिलीजन की भी बात हो रही है, धर्म की भी बात हो रही है। जो सिन्हला स्पीकिंग लोग हैं वो किस रिलीजन यानी कि किस धर्म को फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे मोस्टली बुद्धिस्ट थे, वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, यानी कि बुद्ध धर्म को वो फॉलो करते थे। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे, वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। और जो सिन्हला स्पीकिंग थे वो ज्यादातर कौन थे, बुद्धिस्ट लोग थे। ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। कुछ 7% के आसपास कुछ वहां पे क्रिश्चियंस भी थे, याद रखना, कुछ 7% के आसपास वहां पे क्रिश्चियंस भी थे। बट वो क्रिश्चियंस ज्यादा
क्रिश्चियंस वाली जो स्टोरी है पूरी स्टोरी में ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज क्रिश्चियंस में से कुछ लोग बुद्धिस्ट थे यानी कि बुद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो उनमें से यानी कि सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे वो सिन्हला स्पीकिंग थे, और कुछ ऐसे भी क्रिश्चियंस थे जो तमिल स्पीकिंग थे, कुछ ऐसे भी क्रिश्चियंस थे जो तमिल स्पीकिंग थे। तो यानी कि यहां हमें देखने को मिलेगा कि जैसे कि बेल्जियम के अंदर जो मेन वॉर हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, आपने उस वीडियो सेशन में देखा होगा कि वो डच और फ्रेंच लोगों के बीच में हुई थी। यहां पे जो मेन वॉर होने वाली है वो किस किस के बीच में होने वाली है, तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच में और सिन्हला स्पीकिंग के। बेल्जियम के केस में हमने देखा था ये जो वॉर हुई थी क्यों हुई थी, क्योंकि फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में थे यानी कि कम संख्या में थे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिच और पावरफुल थे। ये चीज जो डच लोग थे, डच स्पीकिंग पीपल्स थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, जिससे दोनों में आपस में मनमुटाव पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़े पीसफुली सॉल्व कर लिया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया उन्होंने, ठीक है। बट श्रीलंका के केस में क्या होने वाला है वो हम अभी देखने वाले हैं। अब श्रीलंका में हुआ क्या, 1956 के आसपास, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में एक एक्ट आया। तो ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे पहला क्वेश्चन निकल के आया कि श्रीलंका में जो फेमस एक्ट आया जिसके बाद काफी सारे डिस्प्यूट श्रीलंका में खड़े हुए, वो एक्ट कब आया था? वो एक्ट याद रखेंगे आप, 1956 में वो एक्ट आया था। वो एक्ट ने किया क्या, उस एक्ट ने ऑफिशियल लैंग्वेज, जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस देश की जो ऑफिशियल भाषा है, उस ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो कि पहले इंग्लिश थी क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स थे, उस इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? सिन्हला से रिप्लेस कर दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हुई कि इंग्लिश को किससे रिप्लेस कर दिया गया? सिन्हला से। अब जो तमिल लोग थे उनको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हुई, वो कहने लगे कि भाई आपने इंग्लिश को रिप्लेस करके सिन्हला को ऑफिशियल बना दिया, आपको दोनों लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाना चाहिए था, क्योंकि हम भी तो यहां रह रहे हैं, हमें तो आती नहीं सिन्हला लैंग्वेज। तो सबसे पहला डिस्प्यूट जो खड़ा हुआ वो इसी चीज को लेके खड़ा हुआ। दूसरा ये हुआ कि 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो वहां की सरकार थी, जो वहां की गवर्नमेंट थी, वो ज्यादा ऑफर जो करती थी हर चीज, किनको करती थी? सिन्हला स्पीकिंग लोगों को करती थी। यानी गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था वो किन लोगों के पास था? सारा का सारा सपोर्ट सिन्हला स्पीकिंग के लोगों के पास था। वो कैसा सपोर्ट था? चाहे वो आप जॉब से रिलेटेड देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए, तो चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, ये सारा सपोर्ट किन को कर रही थी? गवर्नमेंट सिन्हला स्पीकिंग को लोगों को कर रही थी। लेकिन जो बाकी बचे हुए तमिल स्पीकिंग लोग थे उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। इस कारण उनके अंदर काफी ज्यादा हेट्रेड और काफी ज्यादा मनमुटाव पैदा होना शुरू हो गया। और एक और बड़ी चीज कि 1956 के एक्ट में जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया जिस रिलीजन को उन्होंने फेवर किया, वो भी बुद्ध रिलीजन को फेवर किया। किस रिलीजन को फेवर किया? बुद्ध रिलीजन को, यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन को, उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को ही सपोर्ट किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं, ना तो उनकी, जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं यहां हम देखने को मिल रहे हैं कि 1956 में नो वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, ना तो उनकी लैंग्वेज को, ना उनकी नॉर्मल नीड्स पे, यानी कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको भी बढ़िया तरीके से जॉब्स चाहिए, उनको भी बढ़िया तरीके की इनकम कमानी है, उनको बढ़िया एजुकेशन चाहिए, उनको छोटी मोटी फैसिलिटीज अपनी जो फैमिली की है वो भी चाहिए, लेकिन उनको कुछ बदले में नहीं मिल पा रहा। उनकी लैंग्वेज को कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है, उनकी नीड्स को कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है, और सबसे बड़ी चीज उनके रिलीजियन यानी कि उनके धर्म को भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसी कारण जब ऐसा कुछ होने लग गया तो वहां पे क्या वॉर शुरू हो गई? किस किस के बीच में? सिन्हला स्पीकिंग वर्सेस तमिल। तो ये वॉर का कारण था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्यों श्रीलंका में डिस्प्यूट खड़ा हुआ। ठीक है, तो श्रीलंका में मेन डिस्प्यूट हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं केस स्टडी ऑफ श्रीलंका में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट का फॉर्म अब बन के आ रही है उसको हम बोलेंगे बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म किसे बोलते हैं? मेजॉरिटी रूल को करते हैं, मेजॉरिटी रूल को बोलते हैं। मेजॉरिटी रूल का मतलब क्या होता है
कि जो लोग उस देश में बहुसंख्या में है यानी कि ज्यादा संख्या में है वो रूल करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे भी मेजॉरिटी रूल होता है आपको यह बात याद रखनी है, देयर इज नो केयर फॉर द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की कोई केयर नहीं की जाती, माइनॉरिटी की किसी फैसिलिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी कि जो लोग कम संख्या में उस देश में रहते हैं उनकी किसी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता। तो इसी कारण से माइनॉरिटी लोग क्या हो जाते हैं, मेजॉरिटी रूल के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बहुसंख्यकवाद। इसकी जो डेफिनेशन है ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान से आपने मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन को समझना है, जो कि बहुत सिंपल है। Majoritarianism is a form of government in which there is majority rule and majority tries to force the minority. It is a form of government. इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो एग्जाम में। It is a form of government in which majority community tries to rule forcefully over the minority community. सो जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबा के फोर्सफुली रूल करने की कोशिश करती है और उनकी डिमांड्स और उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करती, उसी गवर्नमेंट को हम क्या बोल देते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि बहुसंख्यकवाद। तो हमने क्या देखा 1956 के एक्ट में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 मेजर पॉइंट थे। ये मेजर पॉइंट आपने याद रखनी है। पहला क्या, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने सिन्हला एप्लीकेंट को यानी कि सिन्हलीज जो लोग थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, तो वो उनको फेवर कर रही थी। यानी कि बाकी जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनको जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती थी, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी नहीं लेने दी जाती थी। प्रोटेक्ट एंड नर्चर बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को ही बुद्धिज्म की ही रक्षा की गवर्नमेंट ने और बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दिया। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो बुद्ध धर्म था यानी कि बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म धर्म की ही रक्षा की और उसे ही बढ़ावा दिया। तो यह चीज आपने समझनी है। तो ये 3 फैक्टर आपने याद रखने हैं। कौन कौन से, एक गवर्नमेंट के फेवर करने का फैक्टर, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का फैक्टर और एक रिलीजन का फैक्टर, धर्म का फैक्टर। इन 3 फैक्टर्स को आपने याद रखना है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि जो श्रीलंका की मेजॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट थी उसके कुछ फीचर्स बताइए, तो आप यही चीजें उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आपको देखने को मिल रहा है, इस फोटो में भी आप देख सकते हो कि यहां पे सभी की डिमांड क्या है कि जो तमिल लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पे आपने देखने को मिल रहा है कि ये सारे के सारे तमिल लोग हैं और ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जेनोसाइड से बचाया जाए। जेनोसाइड का मतलब होता है जब मेजॉरिटी कम्युनिटी, व्हेन मेजॉरिटी कम्युनिटी ट्राइज टू किल many peoples of minority community or when majority forces the minority। जब मेजॉरिटी कम्युनिटी ने काफी सारे लोगों को, तो जेनोसाइड किसको बोलते हैं, काफी सारे लोगों को मार देना, ठीक है, काफी बड़ी संख्या में लोगों को मारना, हजारों लाखों लोगों को मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। तो श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट केस हो रहा है। किससे, बेल्जियम से। वहां पे सब कुछ पीसफुल था, बट श्रीलंका में क्या हो चुकी है इस टाइम, श्रीलंका में जो सिचुएशन हो चुकी है वो इस टाइम सिविल वॉर वाली हो चुकी है। अब आपके इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज सिविल वॉर, कि सिविल वॉर जो श्रीलंका में देखने को मिली है, ये सिविल वॉर कैसे कहते किसको है। सिविल वॉर उसको कहते हैं व्हेन इन अ कंट्री देयर आर 2 or more opposing groups
when in a country there are two or more opposing groups and there is a war between them। वॉर भी कैसा वॉर? एक तरह का वॉयलेंट वॉर, जिसके अंदर मार धाड़ हो, काफी सारी संख्या में लोग मारे जाएं। तो एक तरफ बेल्जियम था जहां कुछ भी ऐसा नहीं था, और एक तरफ श्रीलंका था जहां पे पीपल डाइड इन लैक्स, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। बेल्जियम में आपको पता है, यहां मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, बेल्जियम में 1950 से 60 में जो डिस्प्यूट था वो स्टार्ट हुआ था। डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच, ठीक है, और 1990s के आसपास, ठीक है, अगले कुछ सालों में 1970 से लेके 90 के बीच में वहां पे कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, ठीक है। जब आप किसी चीज को सुधार करते हो तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट करना। 1970 से 1990 में कुछ ऐसे सुधार किए गए जो कि आपको किस में देखने को मिले? बेल्जियन मॉडल में देखने को मिले। उन सुधारों के कारण वहां पे सब कुछ क्या रहा? पीसफुल रहा और सब कुछ इजीली सॉल्व हो गया। बट श्रीलंका के केस में क्या हुआ? आपको देखने को मिल रहा है श्रीलंका के केस में 1956 के एक्ट के बाद जो डिस्प्यूट था वो स्टार्ट हुआ। डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन तमिल एंड सिन्हलाज, ठीक है, तो स्टार्ट हो चुका है और ये कब तक चला? एंड इट कंटिन्यूड टिल 2009। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जहां पे बात लड़ाई झगड़े की होती है वहां पे कितने वर्ष लग जाते हैं, एंड मैनी पीपल्स वर डाइड, और कितने लोगों को मरना पड़ा। मैनी पीपल वर डाइड, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे, ठीक है। कितने लंबे वर्ष तक ये चलता रहा। और दूसरी तरफ 1950-60 में जो डिस्प्यूट बेल्जियम में स्टार्ट हुआ वो अगले 20-30 साल में सब कुछ पीसफुली सॉल्व हो चुका है। यानी कि बेल्जियम एक अच्छा एग्जांपल मैं कहूंगा, और श्रीलंका हम एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे नहीं मान सकते बिकॉज वहां पे काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी भी वहां पे सिचुएशन प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है। तो इन चीजों से हमें क्या सीखने को मिला है, वही इस चैप्टर का मेन मोटिव है, हमें सिखाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो पहले तो मैं यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका दे बोथ आर डेमोक्रेसी। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं कि ये उन दोनों की क्या है? कॉमन चीज है। उन दोनों की कॉमन चीज क्या है? कि वो दोनों की दोनों डेमोक्रेसीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या कह रही है। इसमें है कि बेल्जियम के केस में हमने क्या दिखा? रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। वहां पे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स थी वो बड़ी रिस्पेक्टफुल थी, एक दूसरे की इज्जत करके उन्होंने जो बेल्जियन मॉडल निकाला वो कैसा मॉडल था कि उसमें सबकी इज्जत की, सबको रिस्पेक्ट दी। इसी कारण जो वो डिस्प्यूट था डच वर्सेस फ्रेंच वो बड़े पीसफुली सॉल्व हो गया। दूसरी तरफ जो श्रीलंका का केस था वहां आपको देखने को मिला कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने फोर्सफुली रूल करना चाहा, दूसरी कम्युनिटी को कोई इज्जत नहीं दी, और उनके धर्म को, उनके जो रीजन जहां वो रहते थे उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली। तो दोनों केसेस में जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं, और जो कि बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। तो कॉमन चीज क्या थी? है दोनों डेमोक्रेसी थी, बट दोनों का जो हैंडल करने का तरीका था प्रॉब्लम वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। एक बहुत ही अच्छा कहूंगा और दूसरा ऐसा था कि जो कि बहुत ही बुरा एग्जाम्पल था इस सारे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ बेल्जियम में आपको क्या चीज देखने को मिली कि बेल्जियम में बेसिकली पावर शेयरिंग की गई। पावर शेयरिंग, अब आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग क्यों पड़ा। बेल्जियम में क्या की गई? पावर शेयरिंग की गई। यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि हम तुम्हें भी कोई अधिकार देते हैं, तुम्हें भी पावर्स देते हैं। तो जब किसी को आप पावर दे देते हो, अगर आपका कोई दुश्मन है या आपको कोई पसंद नहीं करता, अगर आप उसको भी कुछ पावर दे देते हो कि चलो मैं तेरे को अपने साथ काम पे लगा लेता हूं, तो वो क्या होगा? फिर वो आपका एनिमी नहीं रहेगा, वो भी आपका एक बहुत अच्छा दोस्त या आपका साथी बन जाएगा। बट दूसरी तरफ का केस क्या था? देयर वॉज नो पावर शेयरिंग। यहां पे पावर शेयरिंग नहीं की गई। यहां पे सिन्हला कम्युनिटी ने क्या कहा कि नहीं,
हम ही करेंगे रूल, हम जो तमिल्स हैं उनकी किसी भी चीज में हेल्प नहीं करेंगे, चलेगी तो सिर्फ हमारी चलेगी। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जब कोई किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहे, सिर्फ ये सोचे कि मैं ही सब कुछ पाऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, उसका रिजल्ट आप सबको पता है, उसका एंड बहुत भयानक हुआ जिसमें लाखों लोगों को मरना पड़ा। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी हमें मिल रहा है इस चैप्टर से, जो कि बहुत अच्छे वे में आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमें समझ आ गया कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े दो एग्जांपल्स को अभी अभी देखा। अब देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग करने से हुआ क्या क्या। यहां पे हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कि पावर शेयरिंग करने से क्या क्या हुआ। देखो, पहला पॉइंट में हमने तीन चीजों को डाला कि यूनिटी ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र की एकता। जब हमने पावर शेयरिंग की, जब हम पावर शेयरिंग यानी अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि राष्ट्र में एकता बनी रहती है, सभी कम्युनिटीज आपस में मिलजुल के रहती हैं, राइट। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है, यानी कि वहां की जो सरकारें हैं वो बड़े आराम से काम कर सकती हैं, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, कोई वॉर वगैरह कोई ऐसी प्रॉब्लम वहां पे खड़ी नहीं होती, क्योंकि सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे का साथ देके आगे चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम का तो मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट है नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वहां पे कोई विवाद भी नहीं होता, हर प्रॉब्लम को पीसफुली बैठकर सॉल्व कर लिया जाता है। अब देखो, ये जो रीजंस मैंने तीन आपको दिए, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हमें लग रहे हैं। कैसे रीजन लग रहे हैं? बहुत प्रैक्टिकल रीजन लग रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये चीजें हमने करके देखी बेल्जियम में, तो हमें ये तीनों चीजें बिल्कुल फुलफिल होती हुई दिखी, और जब हमने इनको श्रीलंका में नहीं किया तो श्रीलंका में बहुत बुरे रिजल्ट्स भी हमने देखे। तो इसीलिए इन रीजंस को हमने क्या बोल दिया, ये जो सारे रीजन हैं इन्हीं को आपके चैप्टर में क्या बोल दिया गया है? प्रूडेंशियल रीजंस। क्या बोल दिया गया है जी? प्रूडेंशियल रीजंस। अब याद रखिएगा, प्रूडेंशियल रीजंस किन को बोला जाता है? द रीजंस बेस्ड ऑन, ये आपके पास डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, द रीजंस, और रीजंस भी कह सकते हो और कंक्लूजन्स कह सकते हो, यानी कि रिजल्ट्स। द रीजंस और कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब अपने लाभ और हानि को प्रॉपरली कैलकुलेट करके कोई डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं। जैसे आपको कोई कहेगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे हर चीज की, अगर मैं उठूंगा तो क्या होगा? मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, मेरा ब्लड फ्लो ठीक होगा, मैं अच्छा खाना खा पाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी भूख लगेगी। तो इतने सारे रीजन हमें मिल जाते हैं। इसका मतलब ये सारे रीजन में हमने क्या देखा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिया। इनको बोल दिया जाता है प्रूडेंशियल रीजन। आई होप कि प्रूडेंशियल रीजन का मतलब आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, बिकॉज ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस, और उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनका आंसर दीजिए। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन समझ आ गया हमें, बेस्ड ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि पावर शेयरिंग करने से क्या होता है? पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी जो है, द सोल ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, जो कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहां पे सत्ता की साझेदारी करना उसकी आत्मा होती है। जैसे हमारा देश है भारत, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जो कि मैं आपको पहले के सेशन में बता चुका हूं, अच्छे से समझा भी चुका हूं कि यहां पे कैसे काम होता है, कैसे नेता लोग चुने जाते हैं, कैसे सरकार चलती है, राइट। तो ये भी एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग हो रही है, सत्ता की साझेदारी हो रही है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी लोकतंत्र देश है वहां पे सत्ता की साझेदारी होती है, क्योंकि इसको संविधान की आत्मा बोला जाता है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं मोरल रीजंस। कौन से रीजंस बोलेंगे? मोरल रीजन, यानी कि नैतिक। कौन से कारण है ये? नैतिक कारण है। दीज आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज। ये किस पे बेस्ड होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज। बट ये
प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं होते, ये जस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यूज होते हैं। जैसे आपको काफी चीजें सिखाई जाती है कि जब कोई आए, बड़ा आए तो उसको नमस्कार कीजिए, ऐसा कुछ आपको लाइफ में सिखाया जाता है। तो ये जो सारी चीजें सिखाई जाती है बेसिकली ये क्या है, वैल्यूज हैं। इनमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके नहीं सिखाई जाती कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें भी पता है कि इन चीजों से तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला, बट ये चीज कुछ नैतिक बिहेवियर, कुछ मॉरल बिहेवियर इसको बोल देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करोगे तो आप अच्छे लगोगे, आप अच्छे इंसान दिखोगे। ठीक है, तो लेकिन यहां पे हम ये तो नहीं कर रहे ना कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो पावर शेयरिंग है वो संविधान की आत्मा है, ये सॉरी लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें कहीं भी हमें क्या देखने को नहीं मिल रहा कि हमने कोई प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन नहीं किया है, जस्ट एक कंक्लूजन निकाला है। इस कंक्लूजन को हम क्या बोल देते हैं कि दीज आर मॉरल रीजंस विच आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स का, और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो बनता है। तो अब हमारा एक ही टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके, क्यों नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कवर करना चाहता हूं, बिकॉज वो एक ऐसा टॉपिक है, वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन उस टॉपिक से इस चैप्टर का सबसे मेजर क्वेश्चन निकलता है कि अगर हमें पावर शेयरिंग करनी है तो क्यों करनी है, वो हमें समझ आ गया। तो पावर शेयरिंग जब कर दी तो उसको करने के तरीके कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज हमने देखी या फिर इंडिया हमने देखा, इन इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे हो रही है, बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे हुई, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या क्या कारण रहे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा। इस चैप्टर को खत्म करके उसके जो भी मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इस वीडियो सेशन को देखते देखते साथ ही इसके नोट्स भी रेडी कर लिया कीजिए, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।